से पुकारा गया है। तारीख़-ए-रिज़गान-ए-राजौर के लेखक मिर्जा ज़फ़रुल्लाह खान के मुताबिक इसे राजअवर कहा जाता रहा, जो बाद में राजौरी हो गया। एक और मत है कि सन 1194 ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र पर राजा अमनपाल का शासन था। पंजाब से आए उसके दरबार नूरुद्दीन के विद्रोह के चलते राजा अमनपाल मारा गया और नूरुद्दीन ने शासन की बागडोर संभाल ली। इसके साथ ही जराल वंश की बुनियाद राजौरी में रखी गई। जराल वंश का शासन 1194 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक रहा। इस वंश का आखिरी शासक राजा रहीमुल्लाह था। इतिहासकारों का मानना है कि जराल मुस्लिम शासन के दौरान राजौरी और आसपास के इलाकों में काफी बदलाव देखे गए। गौर करें तो दिल्ली से कश्मीर जाते और वापसी के दौरान मुगल राजौरी में काफी देर रुकते। यही वजह है कि उस दौर से ताल्लुक रखने वाले कई अहम निशान आज भी यहां बखूबी देखे जा सकते हैं। मुगल रोड पर स्थित राजौरी की सराय की अपनी एक खास अहमियत है। हालांकि अब इसे सिविल अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सराय की तामीर या निर्माण कला उस दौर की याद ताजा कर देती है। मुगल काल में बनी सराय काफी बड़ी है और इसमें कई कमरे हैं। जिस कमरे में बादशाह और मलिका रहते थे, वो कमरा आज भी खस्ता हाल में मौजूद है। किलेनुमा भवन के कुछ हिस्सों में शाही आरामगाह के निशान देखे जा सकते हैं। मुसाफिर खाने के अलावा एक स्थान को उस दौर में आम खास कहा जाता था। अनुमान है कि आम खास में बगैर किसी भेदभाव के सबके शामिल होने का इंतजाम किया जाता रहा होगा। सराय के अंदर बने दूसरे हिस्सों से मुगल निर्माण कला आज भी अपनी खूबसूरत झलक दिखाती नजर आती है। उस दौर से संबंध रखने वाले कुछ धार्मिक स्थल आज भी श्रद्धालुओं के लिए खास अहमियत रखते हैं। खास तौर से मुगलों के समय की इबादतगाह और एक मंदिर आज भी अकीदतमंदों को खूब आकर्षित करता है। यह भी मानना है कि राजौरी का एयरपोर्ट एक वक्त में मुगलों द्वारा बनाया गया एक बड़ा बागीचा था, जिसे मुगल गार्डन की तर्ज पर ही बनाया गया था। उस दौर में राजौरी के बाद जो अहम विश्राम स्थल था, उसे फतेहपुर पड़ाव कहा जाता था। कुदरती खूबसूरती में बसे इस विश्राम स्थल के अब अवशेष ही बाकी हैं। हालांकि इसके बाद मुगल रोड पर बसे अगले पड़ाव
थाना मंडी में उस दौर के कई अहम निशान अभी भी मौजूद हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से थाना मंडी की अपनी एक अलग विशेषता है। दिल्ली से कश्मीर के सफर और वहां से वापसी पर मुगल बादशाहों और उनके काफिले का यह एक खास पड़ाव होता था। उस दौर में सैनिक लिहाज से इस पड़ाव की एक खास अहमियत रही है। थाना मंडी और रतनपीर के बाद मुगल काफिले का एक खास पड़ाव चंडीमर रहा। इस जगह मां चंडी को अर्पित स्थल होने के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। एक लिहाज से देखा जाए तो मुगल शाही काफिले और सैनिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। इसे बैरहम गला के नाम से भी जाना जाता है। विशेष बात है कि इस स्थल पर काफिला काफी दिनों तक रुकता था। एक एतबार से देखा जाए तो चंडीमर की सैनिक छावनी काफी बड़ी और फैली हुई थी। इसके असंख्य कमरों के निशान आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहां स्थित शाही विश्राम स्थल उस दौर की याद ताजा कर देता है। एक लंबे चौड़े सहन या कोर्टयार्ड में आम खास का आयोजन होता था, यानी कि तबके के लोग यहां इकट्ठे हुआ करते थे। इस विश्राम स्थल का अधिकांश हिस्सा अब खस्ताहाल है। मुगल काफिले के साथ चलने वाले कई सदस्य और कारीगर उस दौर में शायद यहीं रुक गए थे, और यही वजह है कि उनके वंश के आगे के लोग आज भी मुगल सकाफत और संस्कृति को अपनाए हुए यहां बसे हैं। चंडीमर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित नूरी छम जहांगीर और नूरजहां का सबसे प्रिय स्थल रहा है। नूरी छम के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। ऊंचाई से गिरने वाले इस खूबसूरत झरने से नूरजहां को बेहद लगाव था, और जहांगीर ने अपनी मल्लिका के नाम से ही झरने का नाम नूर छम रखा, जो वक्त बदलने के साथ साथ नूरी छम हो गया। यह भी मानना है कि इस खूबसूरत झरने का पानी उस दौर में काफी आगे गिरता था, जिससे पानी की फुहार का एक विशाल बादल बनता था। इसी विशाल फुहार के नीचे शाही स्नानागार बनाया गया। इसके साथ ही उस जगह के निशान भी मौजूद हैं जहां नूरजहां के लिए एक बड़ा आईना लगाया गया था, कि इतने समय बाद भी नूरी छम की कुदरती खूबसूरती में कोई खास बदलाव नहीं आया है। गौरतलब बात है कि नूरी छम से आगे कश्मीर तक का मुगल रास्ता अपनी पुरानी ऐतिहासिक सूरत में आज भी कायम है, और गुज्जर बकरवाल आज पीर पंचाल की ऊंची चरागाहों तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते को प्रयोग में लाते हैं। चंडीमर के बाद उस दौर में मुगल रूट का एक और खास पड़ाव पोशियाना सराय रहा है। पीर पंचाल पर्वतीय श्रृंखला को पार करने से पहले मुगल रोड का यह आखिरी पड़ाव हुआ करता था, और इसके बाद काफिला कश्मीर प्रदेश में दाखिल होता था।
पीर पंजाल पर्वतों की श्रृंखला के पार पुलवामा में मुगल रोड पर स्थित यह पड़ाव भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी अहम है। इस पड़ाव को अलियाबाद पड़ाव कहा जाता था। शोपियां से कश्मीर पहुंचने के लिए इस स्थान को पहले विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुगल बादशाहों को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान रियासत की जन्नत को 4 चांद लगाने में भरपूर योगदान दिया। यही वजह है कि इस हसीन वादी के नजारे उन्हें लगातार आकर्षित करते रहे। मुगल उत्तरी भारत की तपती गर्मी के महीने कश्मीर के शीतल और सुखद वातावरण में गुजारते। यही वजह है कि वादी की कुदरती खूबसूरती में और भी इजाफा करने में मुगलों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। डल झील के किनारों और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए मुगल गार्डन मुगल शासकों की बाग बगीचे लगाने की कला के प्रति गहरे लगाव को दर्शाते हैं। वैसे तो हमारा प्रदेश कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन यह भी सही है कि हमारी संस्कृति, सकाफत या कल्चर में मुगल सभ्यता का भरपूर समावेश उजागर होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मुगलों ने दिल्ली से कश्मीर तक के सफर और वापसी के लिए जो रास्ता अपनाया, उस मुगल रोड की अपनी एक विशेष अहमियत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुगल सभ्यता और संस्कृति भारतीय तहजीब में खूबसूरती से रच बस गई। खासतौर से मुगल बादशाहों का कला प्रेम और मुगल भवन निर्माण कला ने हमारी सभ्यता और संस्कृति या कल्चर में 4 चांद लगा दिए। आज जरूरत इस बात की है कि मुगल सकाफत की प्रतीक ऐतिहासिक मुगल रोड और इस पर बने ऐतिहासिक स्थलों की सही देखरेख की जाए, ताकि कला और सकाफत के ये बेजोड़ नमूने हमारी आने वाली नस्ल को गुजरे वक्त और एक महान संस्कृति और सभ्यता की दास्तान यूं ही सुनाते रहें।